हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आपने हमारा प्रीवियस वीडियोस देख लिया होगा। कूलम्ब्स लॉ, चार्जेस, उनकी प्रॉपर्टीज, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म ये हमने डिस्कस कर लिया हुआ था। ठीक है, तो थ्योरी के बाद इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो न्यूमेरिकल है। ठीक, इसमें बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम सभी में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, है ना। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, चार्ज ए और चार्ज बी। फर्स्ट वाला बेटा 5 माइक्रोकूलम, बोथ चार्जेस आर 5 माइक्रोकूलम। ठीक, दोनों की वैल्यू कितनी है 5 माइक्रोकूलम। दोनों एयर में प्लेस्ड हैं, एयर में हमने रखा है, एयर या वैक्यूम के लिए, क्योंकि ये जो फोर्सेस है मीडियम के ऊपर डिपेंड करते हैं, उनकी परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो दोनों चार्जेस जो है उनकी वैल्यू 5 माइक्रोकूलम है और इनके बीच के डिस्टेंस है, चार्ज ए से चार्ज बी के बीच के डिस्टेंस 0.15 मीटर। ठीक, और हमें फाइंड करना है यहाँ पर फोर्स। ठीक, चलिए सॉल्यूशन लेते हैं, बड़े ध्यान से देखिए। फर्स्ट चार्ज की वैल्यू है 5 माइक्रोकूलम, दैट इज 5 × 10⁻⁻�6 कूलम। जो सेकेंड चार्ज है उसकी वैल्यू भी है कितनी 5 माइक्रोकूलम, 5 × 10⁻⁻6 कूलम। ठीक है, एक मिनट हमें लाइटिंग का दिस वन एंड चलिए, और जो इनके बीच के डिस्टेंस है वो कितना है 0.15 मीटर। इसको बेटा ऐसा भी हम लिख सकते हैं 15 × 10⁻⁻2 मीटर। दिस इज द गिवन डेटा। फॉर्मूला हमें पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R²। ठीक है, नाउ पुट द वैल्यूज। की वैल्यू हमें पता है 9 × 10⁻⁹। ठीक, चार्ज की, पहले चार्ज की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6, दूसरे चार्ज की वैल्यू भी 5 × 10⁻⁻6 कूलम, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस r। इसका स्क्वायर होता है तो 15 × 10⁻⁻2 का स्क्वायर। अब देखो, फिजिक्स तो यहीं तक लगनी थी, अब आगे तो हमें मैथ सॉल्व करना है ना। क्या गिवन डेटा है ये पहचानना, फार्मूले में कौन से फार्मूले में हमें वैल्यू पुट करनी है वो पहचानना। यहां तक हमारा फिजिक्स का काम था। ठीक, अभी मैथ्स हो गया पूरा पूरा। चलो देखो, 9 × 5 × 5 मल्टीप्लाई मत करो अभी एक ही बार में, अभी हो सकता है डिवीजन नीचे कैंसिल आउट हो। मल्टीप्लाई में 10 को पहले सॉल्व कर लो। तो ध्यान से देखो, -6 पावर यहाँ है और -6 यहाँ है, दोनों मिला करके -12, 10⁻⁹ × 10⁻⁻12। नीचे देखिए स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो जाएगा 15 × 15। ठीक है, 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे तो 10⁻⁻4। देखिए जरा, 5 × 1 = 5, 3 × 5 × 1 = 5, 3 × ये हो गया, 3 3 × 9 से 9 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा 10 की पावर 9 और 10 की पावर -12 तो हो गया -3 बाई 10 की पावर -4, ऊपर गया तो +4, तो 10⁻³ × 10⁻⁴, आंसर हो जाएगा 10 न्यूटन। ठीक, तो हो गया कि अगर दो चार्जेस इतने डिस्टेंस पर रखे हैं 5 माइक्रोकूलम 5 माइक्रोकूलम के, इनके बीच जो फोर्स लगेगा दैट विल बी 10 न्यूटन। ठीक, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिस के लिए, ये बेसिक हो गया। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग अलग क्वेश्चन लेते हैं। 3 क्वेश्चन करेंगे, एक हो गया, 2 और करेंगे इसके ऊपर अभी, है ना। दोनों ही थोड़े अलग अलग होंगे। बेटा जल्दी से इसको नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। डन। अब हम एक और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, डिफरेंट नहीं है कूलम्ब्स लॉ पर ही बेस्ड। देखो क्वेश्चन बोल रहा है कॉपर के दो हमारे पास स्फीयर है। ठीक, कॉपर का स्फीयर ए और स्फीयर बी, तो स्फीयर है हमारे पास कॉपर के। अब ये बोल रहा है
कि इन दोनों के बीच के डिस्टेंस, बेटा जब भी डिस्टेंस बोले तो हमेशा आप सेंटर से लोगे, ठीक, सेंटर से। तो कितना है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, दिस इज द डिस्टेंस। आर की वैल्यू दिया है 50 सेंटीमीटर, है ना। ये दे दिया कि कॉपर के दो स्फीयर्स 50 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर प्लेस्ड हैं। अब इसमें देखना क्वेश्चन नंबर 1, वो स्टेटमेंट के बाद उसे बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1। इफ द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज 6.5, इफ the charge on each sphere is 6.5 into 10 to the power -7 कूलम। दोनों चार्जेस की वैल्यू कितनी है 6.5 into 10 to the power -7 कूलम, ठीक। तो फाइंड द रिपल्सिव फोर्स, फाइंड द रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम। सेकेंड क्वेश्चन है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है हाँ, if charge is doubled and the distance is halved, चार्ज को हमने क्या किया, मैं सिंप्लीफाई करके आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं। चार्ज को हमने डबल्ड कर दिया, चार्ज इज डबल्ड एंड डिस्टेंस इज हाफ्ड। अब कितना फोर्स लगेगा, अब रिपल्सिव फोर्स कितना होगा। ये जो चार्जेस की वैल्यू है ये Q1 और ये Q2। Q1 की वैल्यू 2Q1 कर दिया, Q2 की वैल्यू 2Q2 कर दिया, डबल कर दिया। और जो डिस्टेंस यहाँ पर R है उसको हमने हाफ कर दिया, R/2। अब कितना फोर्स होगा ये कैलकुलेट करना है। तीसरा देखो, एक तो हमने बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन इसमें पुट कर दिया कूलम्स लॉ का। सेकंड थोड़ा सा वेरिएशन है, थर्ड वाले में और वेरिएशन है कि अगर इन दोनों चार्जेस को उठाकर हमने पानी में डाल दिया, बोथ द स्फीयर्स आर कैप्ड इन वाटर ऑफ परमिटिविटी K is equals to 80, ठीक। इन दोनों स्फीयर्स को उठा करके हमने पानी में डाल दिया और पानी की जो परमिटिविटी है, ठीक, वो कितना है 80। बोल रहा अब फोर्स फाइंड कीजिए दोनों के बीच। तीन तरह के क्वेश्चन हमने देख लिए, चलिए वन बाय वन बेटा इनको हम लोग सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है। चार्ज Q1 की वैल्यू 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 और Q2 की वैल्यू भी 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7 कूलम है ना। डिस्टेंस कितना है 50 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 0.5 मीटर, हाँ, या 1/2 मीटर में आ जाएगा। अब बोल रहा है इसमें आप कैलकुलेट कीजिए फोर्स। कैलकुलेट क्या करेंगे आप, फोर्स, हाँ, तो फोर्स इज इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाई R²। K की वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9, Q1 Q2 सेम है 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, 6.5 इंटू 10 टू द पावर -7, डिस्टेंस है 0.5 का स्क्वायर। चलिए 9 6.5 अब देखो बेटा ये -7 और ये -7 मिलाकर कितना हो जाएगा -14, और -14 को जब 9 के साथ सॉल्व करोगे तो बचेगा -5। डिवीजन में कितना आ गया 0.5 इंटू 0.5, एक डेसिमल ऊपर एक डेसिमल नीचे कैंसिल आउट, एक डेसिमल ऊपर एक डेसिमल नीचे कैंसिल आउट। यहाँ बचा 5 से हो गया 13, इस 5 से हो गया ये 13। हमारे पास बचा नीचे 9 इंटू 13 इंटू 13 इंटू 10 टू द पावर -5, ठीक। सिंपल तरीके से आप इनको सॉल्व करते हुए जाएंगे। फाइनली जब बेटा आप इनको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। कैलकुलेट करके आप देख लेना, ठीक। इन तीनों का मल्टीप्लाई 1521 आएगा इंटू 10 टू द -5 में से -3 इधर लेकर आ गए तो -2 बच जाएगा। ये पहले का आंसर हो गया, ठीक। रिपल्सिव फोर्स विल बी 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। इसको नोट कीजिए। सेकंड पे आते हैं, कर लिए, चलिए
सेकेंड पार्ट में आते हैं हम लोग। ठीक, सेकेंड पार्ट ध्यान समझिए। चार्जेस को हमने डबल कर दिया, मतलब देखो चार्ज अगर वैल्यू हम चेंज कर रहे हैं तो नया चार्ज आ जाएगा। तो सपोज कि नया वाला चार्ज एक कितना हो गया Q1 डैश और दूसरा कितना हो गया Q2 डैश। समझना, हमने इन चार्जेस की वैल्यू को डबल कर दिया है। तो डबल करने के बाद जो वैल्यू आएगी Q1 को डबल करने पर Q1 डैश, इसकी वैल्यू 2Q1, Q2 डैश की वैल्यू 2Q2, और जो डिस्टेंस है नया R डैश वो पहले वाले डिस्टेंस का कितना हो गया हाफ। ठीक, अब हमें निकालना है यहाँ पर फोर्स। फिर से देख लीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि चार्जेस को हमने डबल कर दिया। तो जब Q1 को डबल करेंगे 2Q1, इसको हमने नाम दे दिया Q1 डैश। Q2 को जब बेटा डबल करेंगे तो 2Q2, इसको हमने नाम दे दिया Q2 डैश। जो डिस्टेंस था उसको हमने हाफ कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया R डैश। अब हमें फाइंड करना है फोर्स। तो कुछ अलग नहीं है, फॉर्मूला वही है कि अब देखो Q1 Q2 में हमारा आ जाएगा Q1 डैश, Q2 की जगह Q2 डैश, क्योंकि अब हमारे पास ये वाला वैल्यू नहीं रहा, हमारे पास अब ये चार्ज रहा। ठीक, और यहाँ हो जाएगा R डैश का स्क्वायर। क्लियर? चेंज होने के बाद डबल और हाफ करने के बाद हमें ये वाली वैल्यूज मिली है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो 9 इंटू कुछ मत करो अभी, Q1 डैश की वैल्यू 2Q1, Q2 डैश की वैल्यू 2Q2, R डैश की वैल्यू R/2 का स्क्वायर। जब भी ऐसे चेंजेस वाले हो ना, तुरंत आप वैल्यू पुट करना कि पुट वैल्यू रखने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें पहले वाले आंसर से रिलेवेंट हो जाती हैं, है ना। देखो कैसे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 लिख लो बाहर। ठीक, ये वाला जो 2 है ये भी स्क्वायर होकर के आ जाएगा ऊपर, ये भी आ जाएगा 4। ये 2 ऊपर जब आ गया तो नीचे बेटा बचेगा हमारे पास केवल R स्क्वायर। ऊपर है बचा K, यहाँ बचा Q1 और यहाँ बचा Q2। ठीक, अब देखो जरा 16 ब्रैकेट में अगर आप देखो तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ये नया फोर्स हमारे पास है तो इसको हम F डैश लिखेंगे, है ना, F डैश Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। चलो, इसके बाद मैं देखो इन दोनों क्वेश्चन को रफ कर दे रहा हूं और यहीं पर लिख रहा हूं। तो ये हो जाएगा F डैश इज इक्वल्स टू 16 इंटू, ये देखो वैल्यू क्या है Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये पहले वाला फोर्स है हमारा। तो 16 इंटू उस फोर्स की वैल्यू थी 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। ठीक है, अब इस F डैश को जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24.336 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन, इतना आ जाएगा। 16 टाइम ज्यादा आ गया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो जब आप चार्जेस को डबल और डिस्टेंस को हाफ कर दिया तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखो इसके बाद तो बेटा आपका मैथ्स आ जाता है, पर कैसे यहाँ पर वेरिएशन करेंगे वो इंपॉर्टेंट है। जब चार्ज हमारा डबल हो गया, ये वैल्यू आ गई, दूसरा चार्ज डबल हुआ, ये वैल्यू आ गई, डिस्टेंस को हमने हाफ कर दिया, ये आ गया। इस तरीके से आप वैल्यूज पुट करोगे। इन 2 2 2 को पहले सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर कई बच्चे होते हैं सर यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे, कर लो, फिर वही कैलकुलेशन आएगा, इतनी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए ये हो गया सेकेंड पार्ट। थर्ड थोड़ा और बढ़िया इंटरेस्टिंग है, नोट कर लो। चलो थर्ड पार्ट की बात हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन तो रफ हो गया, फिर भी समझ लेते हैं। थर्ड पार्ट था कि इन्हीं स्फीयर्स को हमने कहाँ रख दिया, वाटर में, जिसका K की वैल्यू है 80। अब हमें निकालना है फोर्स। चलो यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मूला देख लेते हैं बेटा। F इज इक्वल्स टू हमारा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। ध्यान से देखना कंसेप्ट। बोले सर K कहाँ गया, तो K की ही वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब देखो बेटा ये जो एप्सिलॉन नॉट है, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम। ठीक, लेकिन अब देखो इनको अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में कहाँ रखे थे ये लोग, ये दोनों स्फीयर्स एयर में। अब हमने इसको कहाँ पुट कर रहे हैं, वाटर में।
ठीक। जब वाटर में पुट करेंगे तो के की वैल्यू चेंज होगी, हमने पहले डिस्कस किया हुआ था, है ना। तो अब देखो कैसे होता है, किसी भी मीडियम के लिए के की वैल्यू होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक। ये होता है परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, ठीक है। और इसी को बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी ई आर, ई बाई ई नॉट, ठीक। मतलब ई आर की वैल्यू होता है ई बाई ई नॉट, ठीक। तो देखो ये वाला फॉर्मूला ध्यान समझना, ये तब हम पुट करेंगे जब एयर या वैक्यूम में हमने रखा है। इसी को जब हमने किसी मीडियम में अगर रखा, मीडियम में, तो यही फॉर्मूला हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम वाला, है ना। ये वाला हो जाएगा एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए इस एप्सिलॉन की वैल्यू क्या है, यहां पर तो बेटा के की वैल्यू दिया है, एप्सिलॉन की दिया नहीं है ना। तो अब यहां पर एप्सिलॉन की वैल्यू निकालने के लिए इसका कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस टर्म का, तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू हो जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप यहां पुट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ठीक। समझ में आया कैसे किया आप लोगों ने। यहां पर एप्सिलॉन नॉट एयर का हो गया और के की वैल्यू होता है एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, एक कांस्टेंट। अब ध्यान से देखिए ये जो के दिया हुआ है एयर के लिए हम इसको जनरली 1 मान लेते हैं यहां पर, चलिए, ठीक। अब आपने क्या देखा कि ये वाला जो पहले का फॉर्मूला था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, सब कुछ वही है, एक्स्ट्रा क्या बढ़ गया है के, क्या बढ़ गया है के। तो अगली बार से आप ध्यान देना, जब भी किसी मीडियम में आप रखोगे तो उस मीडियम के के से डिवाइड कर देना, ठीक। तो आ गया 1/k, इसको पहले लिख लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो F इज इक्वल्स टू 1/80 इंटू, बेटा इसको आप लोगों ने अभी अभी सॉल्व कर लिया था और इसकी वैल्यू आई थी 1.521 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। समझ गए, वाटर में हमने रखा तो के से डिवाइड हो गया, ठीक। अब इसके बाद इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आंसर आप लिख लो 1.9 इंटू 10 टू द पावर -4 न्यूटन। इसको कैलकुलेट कर लेना यहां से डिवाइड करके, ठीक ना। बहुत ही आसान सा सवाल था, ज्यादा कुछ नहीं, फॉर्मूला वही लगा, वाटर में रखा। तो आप देखोगे इसको समझने के बाद कि फाइनली हमारा बस के से डिवाइड हुआ है वैल्यू पुट करने के बाद। एप्सिलॉन नॉट यहां हमने एयर के लिए, वैक्यूम के लिए रखा, यहां मीडियम के लिए रखा एप्सिलॉन, उसकी वैल्यू आ गई, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। चलिए, तो 3 क्वेश्चन 3 तरह के अभी हम लोगों ने, अच्छा 2 ही देखा है ना, सेकेंड क्वेश्चन में 3 टाइप थे। चलिए थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही बढ़िया थर्ड क्वेश्चन है ना। और वो बोल रहा है कि हमारे पास, पहले लिख लें क्या क्वेश्चन, गर्मी बहुत है यार, चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसकी डिस्टेंसेस इक्वल होंगी, ठीक। ऑफ साइड यहां पर ले लो 5 सेंटीमीटर। इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर की, ठीक। 3 चार्जेस 5 माइक्रोकूलम, 10 माइक्रोकूलम and -10 microcoulomb charges are placed on the vertices of this equilateral triangle ABC respectively. क्वेश्चन है, समझना, फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। We have 3 charges 5 microcoulomb, 10 microcoulomb and -10 microcoulomb. These 3 charges are placed on the vertices of an equilateral triangle ABC respectively. इसका मतलब कि A पर हमने रखा 5 माइक्रोकूलम, B पर हमने रखा 10 माइक्रोकूलम, C पर हमने रखा
-10 माइक्रोकूलम। ठीक, एंड द साइड ऑफ दिस इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 5 सेंटीमीटर। ठीक, तो यहां से आपने क्या समझा कि इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ठीक है, इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर और इन दो चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली बराबर ही होंगी, रीजन है कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। चलिए, अब क्वेश्चन ये है कि जो वर्टाइसेस ए पर चार्ज है उस पर रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन, रिजल्टेंट फोर्स एंड डायरेक्शन ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट वर्टाइसेस ए। ए पर बेटा कौन सा चार्ज है? आंसर है 5 माइक्रोकूलम। इस 5 माइक्रोकूलम चार्ज पर रिजल्टेंट फोर्स, ठीक, और डायरेक्शन, उस पर फोर्स का डायरेक्शन पता करना है ना। चलिए अब इसको देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है बेटा, ये बड़े ध्यान से समझेंगे। रिजल्टेंट फोर्स का मतलब क्या हुआ यहां पर? इस ए पर समझना 5 माइक्रोकूलम पर ये भी चार्ज अपना फोर्स लगाएगा और ये भी लगाएगा। बेटा समझो, अगर सिर्फ दो ही होते तो जो बी वाला जो फोर्स लगाता वही हमारा फाइनल आंसर होता, फाइनल फोर्स होता। लेकिन अब दो फोर्स लगा रहे हैं, बी भी अप्लाई कर रहा है और सी भी अप्लाई कर रहा है ना। तो दोनों को मिलाने के बाद रिजल्ट हमारा क्या होगा, वो चीज हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पर, है ना। और जो फाइनल हमारा फोर्स मिलेगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी ये पता करना है। ठीक, चलो, तो ये बात आपको पता है कि 5 माइक्रोकूलम का मतलब होता है 5 × 10⁻⁻6 कूलम, 10 × 10⁻⁻6 कूलम, और ये -10 × 10⁻6 कूलम। माइक्रो मतलब सिंपली 10⁻6 होता है ना। माइक्रो मतलब 10⁻6 होता है। चलो, अब इसको 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हम B और A के बीच ले लेते हैं। C और A भी है, कोई बात नहीं, सबसे पहले हम B और A के बीच लेते हैं। जब भी आप फोर्स कैलकुलेट करें तो चार्जेस का पहले बेटा आप नेचर देखिए। तो ये जो है पॉजिटिव और ये वाला भी है पॉजिटिव। अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो कैसा करेगा ये? B A पर फोर्स किधर लगाएगा? रिपेल करेगा इन दिस डायरेक्शन। यस और नो? बिल्कुल सही है सर, B से A के डायरेक्शन में। सपोज कि जो B लगा रहा है उसको हमने फोर्स लिया F1 और जो C लगाएगा उसको हम लोग ले लेंगे F2। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो F1 को आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए। किसको सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे? F1 को। ठीक, फोर्स exerted by charge at B on charge at A is F1। let force exerted by charge at B, ये अप्लाई कर रहा है A पर, is F1। ठीक, तो F1 कितना हो जाएगा? K, सपोज दिस इज Q1 Q2 और ये हो गया हमारा Q3। तो Q1 Q2 के बीच हम देख रहे हैं अभी K Q1 Q2 by R²। ध्यान रखना यहाँ R जो है 5 सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻2। ठीक, तो F1 आप कैलकुलेट कर लो। 9 × 10⁻9, Q1 है 5 × 10⁻6, Q2 है 10 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस है 5 × 10⁻2 का स्क्वायर। ठीक, देखो कूलम का जो छोटा सा फार्मूला हमने देखा था और जो आज का भी हमने सब पहला क्वेश्चन देखा था वो सिर्फ इतना ही था, इसी टाइप का। लेकिन अब इतने बड़े क्वेश्चन में देखो कूलम्स लॉ कई बार यूज हो रहा है ना। तो 9 × 5 बस इतना ही रहने दो। अब इसको देख लो, 10 को सॉल्व कर लो। -6 ये 1, तो ये हो गया -5 -5 और -6 हो जाएगा -11, 9 और -11 हो जाएगा -2। मतलब सिंपली हमारे पास बेटा कितना बचा? 10⁻²। ठीक, फिर से देख लो, -6 और 1 -5, इन दोनों का -5 और -6 -11 के साथ +9 तो आ गया -2। 5 का स्क्वायर 25,
इंटू 10⁻² इंटू 10⁻²। बोले सर आप तो अभी तक -4 डायरेक्ट लिख देते थे, अभी नहीं लिखा क्योंकि हमें पता है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 5। तो 9/5 इंटू, बेटा इसको जब आप ऊपर लेकर के जाओगे तो आ जाएगा 10⁻²। 9/5 डिवीजन करो, 1 टाइम्स जाएगा, बच जाएगा 4.8 इंटू 10⁻² न्यूटन। 1.8 इंटू 10⁻, ठीक है, आंसर आ गया 2 न्यूटन। अगर आप इसको 10⁻² मतलब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 180 न्यूटन, इतना लिख दो। फोर्स कितना आ गया? 180 न्यूटन। अब ध्यान से समझो, बी ए पर बाहर की तरफ फोर्स कितने फोर्स से लगा रहा है? 180 न्यूटन से। सिंपल सा आंसर आ गया। अब चलो, ये इंटरेस्टिंग रहा, समझ में आया क्या? पक्का? ठीक, चलो ठीक है, दो चार्जेस के बीच का सिंपल कूलम लॉ हमने लगा दिया। अब बेटा यहाँ पर रोल प्ले कौन कर रहा है? सी। देखो मतलब धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब ये है सी, सी का नेचर है निगेटिव, ए का नेचर है पॉजिटिव, तो इनका फोर्स का नेचर कैसा है? तो आंसर होगा सर अट्रैक्टिव। ये इधर जा रहा था, लेकिन सी ए पर जब फोर्स लगाएगा तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक, इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो सपोज दिस फोर्स इज F2, ठीक, पहले इसको नोट कर लो फिर आगे बढ़े। डन, चलो ये वैल्यू याद रखना, F1 है ना, हाँ F1 नोट कर लेना, ठीक है। चलो, लेट फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज एट C ऑन चार्ज एट A इज F2। C A पर लगा रहा हो F2, तो F2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कि अब दो चार्ज, देखिए F2 हमें कैलकुलेट करना है ना, मैं एक बार आपको सॉल्व करके बता दे रहा हूं। देखो F1 तो हमने निकाल लिया A और B के बीच में, है ना, और दोनों का जो डायरेक्शन था वो आउटवर्ड होगा क्योंकि दोनों सेम साइन के थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, तो रिपल्सिव लगा। अब देखिए जरा, Q1 और Q3 के बीच में हम निकालेंगे फोर्स, इसको हमने मान लिया F2, पर ये पॉजिटिव और ये निगेटिव है, ठीक, तो Q3 जो Q1 पर फोर्स लगाएगा वो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, तो ये हो गया F2, है ना, इसका डायरेक्शन। अब F2 हम कैसे निकालेंगे? K Q1 Q3 बाई R²। K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू 5 माइक्रो कूलम, माइक्रो की जगह हम लगा दिया -6 10⁻, है ना, Q3 हो जाएगा 10 इंटू 10⁻⁻6। ध्यान रखना माइनस नहीं लेंगे, माइनस हम कब लेते हैं? जब डायरेक्शन हमें देखना होता है, बस कैलकुलेशन फोर्स मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन के लिए हम मैग्नीट्यूड वैल्यू लेते हैं 10 माइक्रो कूलम। R कितना है? फिर से 5 सेंटीमीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻² का स्क्वायर। अब देखो जरा वैल्यू हम ध्यान से देखें, तो F1 कैलकुलेट जब हम कर रहे थे तो K Q1 Q2 जितनी वैल्यू थी उतनी यहाँ पर भी है, इसका मतलब सॉल्व करने पर हमें उतनी वैल्यू मिलेगी जितना F1 का आया था, दैट इज 180 न्यूटन, है ना, तो इसकी भी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 न्यूटन। अब हमें F1 मिल गया, F2 मिल गया, हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है? रिजल्टेंट फोर्स। तो रिजल्टेंट फोर्स कैलकुलेट करने के लिए यहाँ देखो, ठीक, समझना इसी डायग्राम से, F1 180, बाकी को भी इग्नोर करो, F2 180 न्यूटन, सिर्फ F1 और F2 दो कॉलम हमने देखा, ठीक। इनका हमें रिजल्टेंट बनाने के लिए हमें बनाना पड़ेगा इसके कंपोनेंट, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस। F1 के जब हम कंपोनेंट बनाएंगे तो देखो हमें एंगल पहले निकालना है। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंदर के तीनों एंगल हो जाएंगे बेटा 60 डिग्री के, तो ये बाहर वाला कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, है ना, लेकिन एक्सिस के साथ ये इक्वल एंगल बनाएगा 60 डिग्री और 60 डिग्री। तो देखो जरा F1 के लिए F1 जो है जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा वो कॉस कंपोनेंट होगा, तो F1 cos 60 और इसके परपेंडिकुलर F1 sin 60, ठीक। इसी तरीके से हम F2 का अगर कंपोनेंट निकालें
तो ये F2 अगेन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया है, तो F2 cos 60 और इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा F2 sin 60। ये तो पता ही होगा आपको कि जिस एक्सिस के साथ एंगल बनाता है वो cos कंपोनेंट, और उसी क्वाड्रेंट का जो परपेंडिकुलर एक्सिस होता है उधर sin कंपोनेंट। ठीक, अब बेटा एक बात यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इनको देखो, ये sin 60 और ये भी sin 60, तो दोनों की वैल्यू सेम होगी sin 60 की, है ना। F1 और F2 का भी वैल्यू सेम है 180 डिग्री। अल्टीमेटली हम ये बोल सकते हैं कि F1 sin 60 की जितनी वैल्यू होगी F2 sin 60 की भी उतनी ही होगी, लेकिन दोनों का डायरेक्शन बेटा अपोजिट है। ठीक, तो आप एक स्टेटमेंट बताएंगे कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है और डायरेक्शन अपोजिट है, दैट इज व्हाई दिस टू फोर्सेस विल कैंसल आउट ईच अदर। ठीक, तो ये हमारे रिजल्टेंट में नहीं रोल प्ले करेंगे, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बट रिजल्टेंट फोर्स में हमारे ये दोनों रोल प्ले करेंगे क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। तो F1 cos 60 प्लस F2 cos 60, F1 की वैल्यू 180 1/2, 180 1/2, ये आ गया 90 और ये भी आ गया 90, तो कितना हो गया 180 न्यूटन। इसका मतलब रिजल्टेंट फोर्स हमारा 5 माइक्रोकूलम के ऊपर, जो कि 10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम दोनों ही 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, वो दोनों मिलकर के कितना फोर्स लगाएंगे 180 न्यूटन। ठीक, अब बात आती है डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन देखो जरा, ऐसा गया एक्स एक्सिस पर, है ना, एक्स एक्सिस पर गया है, तो ये इसका डायरेक्शन किधर है, पैरेलल टू BC 180 न्यूटन का, तो डायरेक्शन हो जाएगा पैरेलल टू BC। ठीक, इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस लगाएंगे। जिसके ऊपर पूछा है उसके ऊपर बाकी दोनों या 3 या 4 जितने भी फोर्सेस हो सबका इंडिविजुअल आपने निकाल लिया। जैसे यहाँ पर B सेम साइन थे, दोनों सेम नेचर के, तो रिपल्सिव, ये अट्रैक्टिव, इनके हमने कंपोनेंट निकाल दिया। F1 का F1 cos 60, F1 sin 60, F2 का F2 cos 60, F2 sin 60, इक्वल अपोजिट कैंसल आउट, दोनों सेम डायरेक्शन में थे तो ऐड कर दिया, डायरेक्शन पैरेलल टू BC। तो इस तरीके से बेटा आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसके आगे के कंसेप्ट हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।